नमस्कार मित्रों, अध्ययन धारा में एक बार फिर से आपका स्वागत है, जहां कि हम यूपीएससी सीसैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 60 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो क्वेश्चन रहते हैं हमारे पैसेज बेस्ड रहते हैं, ठीक है जी, जिसमें कि हमें कोई लॉजिकल मैसेज जो उस पैसेज से मिल रहा है उसको कन्वे करना होता है, ठीक है जी। तो पहले शुरुआत करते हैं, पहला पैसेज पढ़ते हैं। द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस इज इलस्ट्रेटेड बाय द स्टोरी ऑफ Buridans as Jean Buridans, the 14th century philosopher, wrote about free will and the inability to choose due to numerous choices and uncertainties. In the story, a donkey stands between two equally appealing stacks of hay, unable to decide which to eat. It starves to death. Changes in technology and innovation such as smartphones and tablets only exacerbate our glut of choices. Constant connectivity and overconsumption of real-time data and social media can leave the little room for self-reflection and rest, making decision far more difficult. Life is about choices. Many people are overwhelmed with attractive life choices, yet find themselves unhappy and anxious. Which one of the following statement best reflect the most logical message implied by the above message? देखो, तो क्या पूछा गया है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनफिल्स इन सोसाइटल स्ट्रक्चर एंड मेक्स इट डिफिकल्ट। ऐसा नहीं है, ईजी भी बनाती है, डिपेंड ऑन अस। मॉडर्न लाइफ इज फुल ऑफ सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी एंड एंडलेस डिफिकल्ट चॉइसेस। ऐसा भी नहीं है। वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियंस ऑफ अदर्स एंड हैव नो करेज टू फॉलो अवर ओन कन्विक्शंस। कुछ हद तक। And in our lives, having too few choices may not be a good thing, but having too many can be equally as difficult. तो यही बात हमने इसमें की थी कि जैसे कि एक डोंकी की कहानी से हमने शुरुआत की थी कि उसके पास दो चीज़ें थी और वो खाने के लिए, लेकिन वो यही सोचता रहेगा कौन सी खाऊं, और डेथ होगी बेचारे की, डोंकी की। तो इन स्पाइट ऑफ जब आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बन जाता है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन का आंसर था, आंसर नंबर डी, ठीक है जी। पैसेज 2 पढ़ते हैं। हाउस होल्ड फाइनेंस इन इंडिया इज़ यूनिक. We have a tendency to invest heavily in physical assets such as gold and property. Steps to encourage the financialization of saving are critical. A populace accustomed to traditional processes will not simply jump into financializations. Hurdles to change include onerous bureaucracy and asceticism of organized financial institution, a lack of basic information about which of the myriad services and providers is best for each family, and how and even if one can make the transition between them is necessary. ठीक है जी। तो ये था। अब क्वेश्चन क्या है कि रिगार्डिंग द फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ हाउस होल्ड सेविंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द सोल्यूशन आर इम्प्लाइड बाय द पैसेज? अ फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट इज नीडेड टू डेवलप सोल्यूशन. Household need customized solution and innovation in financial technology are required. तो हाउस होल्ड फाइनेंस के बारे में जो बात की है हमने पूरे पैसेज के अंदर, तो इसमें तीनों चीज़ें ही आपको देखने को मिलेंगी कि फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट की बात हमने की थी, ठीक है। फाइनेंशियलाइजेशन की जब हमने बात की थी फाइनेंशियलाइजेशन के लिए, तो एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट की बात भी की थी हमने कि नीडेड है डीप लॉप सोल्यूशन के लिए, डेवलप सोल्यूशन के लिए, एंड हाउस होल्ड एंड नीड कस्टमाइज सोल्यूशंस भी हमारे को चाहिए पड़ते हैं हाउस होल्ड्स के अंदर, ठीक है जी। देख सकते हैं ट्रांजिशन वगैरह की बात की जा रही है, और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी भी रिक्वायर्ड होता है इसके अंदर, इनोवेशन। तो ए बी सी तीनों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट पैसेज है फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स ग्रांट प्रोटेक्शन टू द पेटेंटी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पेटेंट टर्म. The patentees enjoy the liberty to determine the price of the medicines, which is time limited to the period of monopoly but could be unfavorable to the public. Such patent protections offered to the patentees is believed to benefit the public over the long term through the innovation and research and development, although it comes at a cost in the nature of higher prices
of the patented medicines. But the patent regimes and the price protection through a legally validated higher price for the medicines during the currency of the patent provide the patentee with a legitimate mechanism to get returns on the cost incurred in innovation and research. ठीक है जी। तो बेस्ड ऑन द अबव पैसेज फॉलोइंग अजम्पशन हम कौन सी मेड कर ले सकते हैं कि पेटेंट प्रोटेक्शन गिवन टू पेटेंटीज पुट अ ह्यूज बर्डन ऑन पब्लिक परचेजिंग पावर इन एक्सेसिंग पेटेंटीज मेडिसिन। तो हाँ जी, क्योंकि महंगाई बहुत हो जाती है, महंगी हो जाती है दवाई। डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इज अ ह्यूज बर्डन। तो ऐसा भी नहीं है, सीधी सी बात है, तो कोई बात ही नहीं की हमने। ठीक है कि तीसरा, प्रोवाइडिंग मेडिसिन टू द पब्लिक एट अफोर्डेबल प्राइसेस इज अ की गोल ड्यूरिंग द पब्लिक हेल्थ पॉलिसी डिज़ाइन इन मैनी कंट्रीज। तो ऐसी भी नहीं बात की हमने कि पैसे प्रोवाइड करानी है। गवर्नमेंट नीड टू फाइंड एन अप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन द राइट ऑफ पेटेंटीज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। तो ये पहली और चौथी स्टेटमेंट में सही हो जाएगी, तो आंसर विल बी बी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैसेज, दैट इज India should ensure the growth of the digital economy while keeping personal data of citizens secure and protected. No one will innovate in a surveillance-oriented environment or in a place where an individual person's information is compromised. The ultimate control of data must reside with the individual who generate it. They should be enabled to use, restrict, or monetize it as they wish. Therefore, data protection laws should enable the right kind of innovation, one that is user-centric and privacy protecting. तो बेस्ड ऑन अबव पैसेज फॉलोइंग असम्पशन क्या मेड कर सकते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी इज नॉट जस्ट अ राइट बट इट हैज़ वैल्यू टू द इकोनॉमी। तो ये सही है, बात सही है। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी तो हमारे को मिलनी चाहिए। एंड देयर इज़ अ फंडामेंटल लिंक बिटवीन प्राइवेसी एंड इनोवेशन। तो वो भी बात सही कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगी, क्योंकि असम्पशन ऐसे हम ले सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने पैसेज वाले क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चन नंबर 55 है, और वो हमारा यहाँ से रीजनिंग और मैथमेटिकल पोर्शन शुरू होता है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन कहता है कि इट एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच ऑफ द 4 पेपर PQRS are 100. Marks scored by the students are in integer. A student can score 99% in n different ways. What is the value of n? ठीक है जी। तो 99% मार्क्स लाने हैं। आपको पता है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने, एक सब्जेक्ट के अंदर 100 हैं, तो 4 सब्जेक्ट के कितने मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे? 400। 99% मार्क्स लाने के लिए आपको लाने पड़ेंगे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 396 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक हो, तो ऐसा करते हैं आपकी पहले पेपर में आप 400 लेके आओ, ठीक है, बाकी या फिर सारे में 400 लेके आओ, तीनों में, ठीक है, और एक में कितने लेके आओ आप? 96 लेके आओ। तो एक कितना वे बन जाएंगे? 4 0 0 0। ठीक है, ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? 4 पेपर है ना, कि 396 तो आपके आ गए। ठीक है, 96 मार्क्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको 99% मार्क्स लाने हैं। तो आप क्या करिए, पहले के अंदर पूरे के पूरे 4 पूरे कर लीजिए, बाकी के अंदर 0 0 0। ठीक है, कि समझे कि नहीं समझे? कि एक के अंदर हमने 4 माइनस कर दिए, बाकी के अंदर किसी के अंदर माइनस नहीं किया। तो एक वे तो कितना वे बन जाएंगे यहाँ से? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना फैक्टोरियल हो जाएगा हमारे पास? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। मतलब कितना वेज बन जाएंगे हमारे पास? 4 वेज बन जाएंगे इस चीज़ को करने के लिए। ठीक है जी। तो 4 तरीके से, पहले तरीके से हम कर सकते हैं कि अगर हम कर लिया। दूसरी बात क्या उनकी, पहले उसमें से क्या करते हैं, पहले में से हम पहले में से 3 ले लेते हैं, दूसरे में से 1 ले लेते हैं, और बाकी में से 0 0 ले लेते हैं। ऐसे कम कर लेते हैं। इसमें में कितने वे बन गए? 4 तो राइट सारे थे, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ये कितना बन गया हमारे पास? 12 वेज बन गए। तीसरे में क्या करते हैं हम? 2 यहाँ पे ले लो, 1 यहाँ पे ले लो, 1 यहाँ पे ले लो, और 0 यहाँ पे कम कर लो। कम ही करने ना, 400 में से 4 ही तो कम करने, 4 हमने कम ऐसे करके 2 इसमें से कम कर दिया, 1 इसमें से 1 इसमें से 1 इसमें से कर दिया। तो यहाँ कितने वे बन गए? यहाँ पे कितने वे बन गए हमारे पास? 12 वेज यहाँ पे बन गए, क्योंकि 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यहाँ पे बनेगा भी। ठीक है, 12 वेज यहाँ पे बन गए। टोटल वे कितने हो गए? 12 बार 24, 24 और 4 28 वेज तो हमने बना दिए। ठीक है, अब देखो, या फिर 2 हम यहाँ से ले सकते हैं, 2 यहाँ से ले सकते हैं, 0 0 यहाँ से ले सकते हैं। ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, कि 2 यहाँ से कम किए, 2 यहाँ से कम किए, 0 0 यहाँ से कम किए। कितने वेज बन गए यहाँ पे भी इतने वेज बन गए। कितने? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल।
ऐसा बन गया, नहीं, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल ही बनेगा ना यहाँ पे। एक वे तो देखो 2 यहाँ से कम किया, 2 यहाँ से कम किया, 0 0 यहाँ से कम किया, या फिर 2 यहाँ से कम किया, 0 यहाँ से कम किया, 2 यहाँ से कम किया, 0 यहाँ से कम किया, या फिर 0 0 यहाँ से करो, 2 2 यहाँ से करो। 4 ही वे बनेंगे भैया इसके भी। ठीक है, तो कितने हो गए थे हमारे पास, 12 बार 24 28 और 4 32 हो गए। ठीक है, 3 वे आप और निकाल लो यहाँ से यार, जैसे 1 1 1 1 1 वे तो ये हो गया। ठीक है, 4 यहाँ से कम हो सकते हैं। ठीक है, तो 1 ये हो गया, कितने हो गए, 33 हो गए। 2 वे और बचे, कौन बताओ कौन कौन से हो सकते हैं। जब आपने G2 2 0 0 किया था उस केस में कितने कितने बन रहे हैं आपके, इस केस में देखो 2 2 0 0, या फिर 2 0 2 0 2 0 0 2। ठीक है, और क्या बचता है, 0 0 2 2 0 2 0 2। ठीक है, या फिर 0 0 0 2 2, ये तो बना दिया। मतलब ये 2 वे हमारे रह गए थे, तो 6 वे हो गए थे, तो टोटल 35 वे आपके बच जाएंगे। जिस तरीके से आप इस क्वेश्चन को या फिर 99% मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। तो आंसर विल बी डी, 35 वेज मैंने आपको निकाल के बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अ फ्लैग हैज़ बीन डिजाइन विद द 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, सम और ऑल द कलर्स आर green, yellow and red. What is the number of different ways in which this can be done so that two adjacent strip have the same color? देखो 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, 1 2 3 4। ठीक है, अब 2 स्ट्रिप का कलर सेम नहीं होना चाहिए। 3 कलर हमारे पास, तो पहली स्ट्रिप के लिए कितने कॉम्बिनेशन हमारे पास, 3 कॉम्बिनेशन है, 3 हम कलर ले सकते हैं। दूसरे के लिए 2 ले सकते हैं, तीसरे के लिए 2, चौथे के लिए 2। कितने हो गए सारे, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 वेज है आपके पास। इस तरीके से आप इसमें कलर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। रेक्टेंगुलर फ्लोर हैज़ मेजर 4 मीटर इन लेंथ एंड 2.2 मीटर इन ब्रेथ। साइज ऑफ द टाइल दिया हुआ है 140 × 60 सेंटीमीटर। ठीक है, टाइल्स डू नॉट ओवरलैप, तो कितनी टाइलें मैक्सिमम लगेगी, ये आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स दैट कैन अकोमोडेट द फ्लोर। इसके लिए आपको एरिया निकालना पड़ेगा। अब टाइल्स, अब लेंथ इनटू ब्रेथ, आयत बन गया आपके पास, एक रेक्टेंगल बन गया। 400 मीटर का 404 मीटर है, तो 400 सेंटीमीटर का ये हो गया। 2.2 मीटर ये है, तो 220 मीटर का ये हो गया। टोटल एरिया कितना बन गया आपके पास, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, तो 400 × 220 ऐसा ही होगा। तो ये 0 0 0 हो जाएगा। 22 चौके कितने होते हैं, 88, तो 88,000 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका एरिया बन गया। अब एक टाइल का एरिया कितना है, 140 × 60 कितना है, 0 0 84 के 84 कितना है, 8400। ठीक है, अब 8400 एक टाइल का एरिया है। टोटल एरिया कितना है, 88,000। तो 0 0 2 0 कट गई, 84 कितने पे जाएगा, ज़्यादा 8 पे जाता है। समझे कि नहीं समझे कि मैक्सिमम आप 8 टाइलें लगा सकते हैं, ऐसा है क्या। देखो यहीं पे गलती करके ना हम 8 टाइलें नहीं लगेगी बाबू, लगेगी हमारी कितनी टाइलें लगेंगी। जब हम टाइलें लगा रहे हैं, हमारा एरिया कितना है, हमने क्या किया था 400। ठीक है, सॉरी 2 मिनट रुकिए, हमने क्या किया था 400 किया था, गुणा कितना किया था हमने, 220 किया था। तो 22 चौका 88,000 आया था, ना कि 8,000 आया था। 88,000 एरिया आया था टोटल। अब एक टाइल का एरिया कितना है, 84 के 8400 है। तो कितने पे जाएगा, मैक्सिमम कितनी टाइल लगेगी जो कि एकोमोडेट कर लेगी ताकि ओवरलैप नहीं हो फ्लोर। ठीक है, तो एक टाइल का एरिया बन गया 8400। ठीक है, तो ये 8400 1 2 3 ऐसे करके लगाएंगे ना, आप ओवरलैप नहीं करना है। तो मैक्सिमम आप 8 ही टाइलें उसके अंदर लगा पाएंगे, है ना, नहीं 9 टाइलें लगेंगी आपकी मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि 8400 तो है आपका ऊपर, अब आप 8800 है आपका। ठीक है, 10 टाइलें तो यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं, तो 9 टाइलें मैक्सिमम है। तो वैसे 10 पे जाता सीधा सीधा क्यों जान सकता क्या, 840 84 × 84 है कि नहीं। तो यहाँ पे 9 ही मैक्सिमम है, तो 9 मैक्सिमम लगेंगी आपकी टाइलें इसके अंदर, क्योंकि अब काटना भी नहीं है ना टाइल को, बात इतनी सी है। तो मैक्सिमम कितनी है यहाँ पे, 9 टाइलें ही लगेंगी आपकी मैक्सिमम। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है हमारे पास कि देयर आर 5 पर्सन PQRST जिनके पास हर किसी को एक टास्क जो है असाइन करना है। टास्क 1 P और Q में से किसी को नहीं मिलेगा, टास्क 2 या तो R को मिलेगा या S को मिलेगा। देखो टोटल टास्क कितने हैं, टास्क 5 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 5 पर्सन है, हर किसी को एक टास्क तो देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो केस बनेंगे आपके पास 2,
कौन कौन से, या तो टास्क 2 जो है वो आर को मिलेगा या टास्क 2 एस को मिलेगा। तो 2 केस हम इसमें बना देते हैं, एक केस को स्टडी कर लेते हैं, दूसरे को उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। तो ये बात हो जाएगी। मान लीजिए पहला टास्क आर को मिल गया, ठीक है, तो पता टास्क 1 पी और क्यू को तो नहीं मिलेगा, पी और क्यू को नहीं मिलेगा। अब देखो टास्क 2 तो किसको मिलना है, हमने आर को दे दिया है टास्क 2 इस बार, ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। टास्क 2 तो हमने आर को दे दिया है, टास्क 1 फिर किसको मिल सकता है, या फिर एस को मिल सकता है या फिर टी को मिल सकता है, क्योंकि पी और क्यू को नहीं मिल सकता है। तो 2 टास्क असाइन हो चुके हैं। टास्क 3 के लिए कितने कैंडिडेट बच गए, अब 3, और टास्क 4 के लिए कितने कैंडिडेट बच गए, 2, टास्क 5 के लिए बच गया 1 कैंडिडेट। अब मल्टीप्लाई कर लो, पहले के लिए से 2, दूसरे के लिए फिर 3, 2 तिया 6, 2 12, 1 12, यही हो गया। तो 12 पॉसिबल वे के अंदर पहले केस में हो गए थे, केस 1 के अंदर हम कर सकते हैं। जब हम टास्क 2 हमने आर को दिया तो 12 पॉसिबल वे है, जब टास्क 2 हमने एस को दे दिया फिर 12 पॉसिबल वे और हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वे कितने होंगे, 12 + 12 बराबर है 24 टोटल पॉसिबल वेज हो जाएंगे, जिसके अंदर हम टास्क को असाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 59 कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स, जिसमें कि 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम के हैं, ठीक है जी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि टू बाय 78 ग्राम ऑफ कॉइन्स वन मस्ट बाय एटलीस्ट 7 कॉइन्स, आपको लेने ही लेने पड़ेंगे। और लीस्ट की बात करें तो हमने क्या करना है, सबसे ज़्यादा जो हम ले सकते हैं, सबसे बड़ा वेट क्या है 50 ग्राम का। तो 50 ग्राम के हम 2 तो ले नहीं सकते क्योंकि 78 ग्राम लेना है, 50 ग्राम का हमने 1 ले लिया। फिर 25 ग्राम का हम ले सकते हैं 1, 25 ग्राम का हमने ले लिया, 75 हो गया। फिर हम कौन सा लेंगे, अब 75, 3 तो अब 78 बनाने हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। कर सकते हैं क्या 78 करने के लिए कि 50 का ले लिया, फिर 25 हो गया, 75 हो गए, 75 और 5 तो फिर 80 हो जाएंगे। 80 तो नहीं बनाना है, हमने 78 बनाना है। 78 कैसे बनाते हैं कि हमारे को पहले 2 के कितने लेने पड़ेंगे, 4 लेने पड़ेंगे, 2 चौके 8 हो गए, ठीक है। 10 के लेने पड़ेंगे 2 और 50 के कितने लेना पड़ेगा 1, तो 4 2 6 1 7, तो मिनिमम 7 कॉइन तो हमारे को लेने ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट आपके पास सही हो जाएगी, ठीक है। दूसरी, वेट करने के लिए 78 ग्राम यूजिंग दिस कॉइन्स वन कैन यूज़ लेस देन 7 कॉइन्स, ले सकते हैं हम, क्यों, देखो अब हमने एक साइड तो हमने 78 ग्राम बाय कर लिया, अब उसको वेट करना है तो हमने दूसरी साइड हमने बढ़ा देते हैं, वेट कितना कर लेते हैं 50 और एक लेते हैं 25 का, इससे ज़्यादा कर लेना है 78 से ज़्यादा कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 50 का ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 25 का, और एक ले लेते हैं 50 से भी 5 का लेते हैं, 2 का ले लेते हैं, 4 कॉइन होंगे हमारे पास। तो 4 कॉइन हम बना सकते हैं 80 ग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारा, इसका वेट हो जाएगा। तो बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो कि a + b मीन्स a इज़ नाइदर स्मॉल नॉर इक्वल टू b, मतलब a जो है b से बड़ा है। दूसरे केस में a - b, a इज़ नॉट ग्रेटर देन b, कि a ग्रेटर देन b नहीं है, मतलब a लेस देन इक्वल टू b तो हो सकता है, ये केस बन सकता है। a इंटू बी मीन्स a इज़ नॉट स्मॉलर देन b, मतलब a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b हो सकता है। चौथा केस a भाग b है, मीन्स a इज़ नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू b, अगर ग्रेटर नहीं है तो लेस देन b हो जाएगा, वही सीधी सी बात है। a + - b मीन्स a इज़ नाइदर स्मॉल नॉर ग्रेटर देन, मतलब इक्वल टू b तो हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये स्टेटमेंट बन गई। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, p इंटू टी, p - t, t भाग r और r + - s। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, q + t है या नहीं है, आपने देखना है कि q + t है या नहीं है। + t का मतलब है कि q क्या t के बराबर आ रहा है, q t के बराबर कैसे आएगा, आप देखो p इंटू क्यू है, p इंटू क्यू का मतलब क्या है कि p जो है इज़ नॉट स्मॉलर देन b, तो p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू q हो जाएगा। अगर p ग्रेटर देन इक्वल्स टू q है, उसके बाद p - t है, और p जो है इज़ नॉट ग्रेटर देन b, देखो p इज़ नॉट ग्रेटर देन, तो लेस देन इक्वल्स टू t हो जाएगा। और p इंटू क्यू दिया था आपके पास पहले, क्योंकि q और t के बीच में रिलेशन देखना है ना, तो p इंटू क्यू का था, ठीक है। अब आप देखिए p इंटू क्यू, इसका मतलब क्या है कि p जो है इज़ नॉट स्मॉलर देन b, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू q है, और p जो है -t दिया है, इसका मतलब क्या है कि p इज़ ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन, तो p इज़ लेस देन इक्वल्स टू t आ जाएगा,
ठीक है, तो इज लेस देन इक्वल्स टू टी, तो क्यू यहाँ पे क्या होगा, क्यू यहाँ पर क्या हो सकता है, क्यू प्लस माइनस टी हो सकता है क्या, क्यू टी के बराबर हो सकता है क्या, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्यू से पी बड़ा है और पी से टी बड़ा है, तो टी इज ग्रेटर देन क्यू हो सकता है, इक्वल्स नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा यहाँ से। तो पहली स्टेटमेंट, तो पहला कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो जाएगा। पहला कंक्लूजन जब रॉन्ग हो जाएगा तो कंक्लूजन 1 इज नॉट फॉलोज। कंक्लूजन 2 क्या है, एस प्लस क्यू। अब एस और क्यू के बीच में रिलेशन देखना है। अब एस और क्यू के बीच में कैसे रिलेशन देखेंगे, हमारे को पहले टी और आर का रिलेशन देखना पड़ेगा, आर और एस का रिलेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि टी क्या है, बड़ा है या फिर इक्वल है क्यू से, ये रिलेशन हमारा बना। अब टी और आर का रिलेशन क्या है, टी भाग आर। भाग का मतलब क्या है, टी इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू बी, मतलब टी इज लेस देन आर। टी आर से छोटा है परंतु ये तो क्यू से इतना बड़ा है। ठीक है, अब आर प्लस माइनस एस, आर एस के बराबर है, तो एस प्लस क्यू हो सकता है क्या, कि मतलब ए इज़ नीदर स्मॉल नॉर इक्वल टू बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये मतलब हुआ ना इसका, नॉट स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आर इज़ ग्रेटर देन एस इज़ ग्रेटर देन क्यू, तो ये तो बन ही गया हमारा। कैसे, क्यू से बड़ा है टी, टी से, टी क्या है, भाग आर है, भाग का मतलब है नीजर नाइनर, तो ये आर हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एस हो जाएगा, तो एस क्या है, ग्रेटर देन आएगा ना, इक्वल्स टू नहीं होगा क्योंकि ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे आ रहा है, ग्रेटर देन क्यू, ये एस है, एस इज ग्रेटर देन क्यू, तो ये आपका कंक्लूजन 2 फॉलो हो रहा है, तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, तो क्वेश्चन आ जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। तो इस तरीके से अगर आपको वीडियो समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।